ऑस्कर के स्टूडेंट अकादमी अवार्ड में 2000 फिल्मों में से सेमीफाइनल में पहुंची एकमात्र भारतीय लघु फिल्म चंपारण मतन में सुनीता का मुख्य किरदार निभाकर सुर्खियों में छाई हुई फलक खान मूलतः मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। बतौर अभिनेत्री चंपारण मतन फलक खान की पहली फिल्म हो ऐसा भी नहीं है। गैर फिल्मी परिवार में परवरिश पाने वाली फलक खान ने बिहार विश्वविद्यालय से बीटेक और मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA करने के बाद अपने जगत में करियर बनाने के लिए संघर्ष शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने सबसे पहले सीरियल 100 भाइयों की लाडली में लीड किरदार निभाने का अवसर मिला। उसके बाद उन्होंने सोच, सराय, रंग, वास्ता, सुंदरकांड सहित कई लघु फिल्में की। फिर सीरियल बंधन टूटे ना में लीड किरदार निभाया। उसके बाद यशवंत शर्मा सहित कई दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्म वर्णरक्षक में लीड किरदार निभाया। अब वह लघु फिल्म चंपारण मतन को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। फलक खान ने अपने अब तक के करियर व संघर्ष आज पर फिल्म संगम चैनल से लंबी बातचीत की। हाँ जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया और उसके बाद फिर फिल्मों की तरफ मुड़ गई, ऐसा क्यों हुआ? जी, डेस्टिनी। और ऐसा मेरे शौक हमेशा से था, बचपन से शौक था कि मैं कलाकार के तौर पे काम करूं। बचपन से मेरे स्कूल कॉलेजेस में ड्रामा और जितने भी इस टाइप के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, मैं सिंगिंग हो या डांसिंग हो, तो मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और बहुत शौक था मुझे एक्ट करने का। अपने टीचर्स की एक्टिंग करती थी मैं जब आती थी स्कूल से छुट्टियों के बाद। तो ये मेरा पैशन। और मतलब जब आप छोटे होते हो तो पता नहीं चलता है कि ये एज अ शौक आप लेते हो, लोग भी आपको वैसे ही देखते हैं। और जहाँ से मैं आती हूँ मुजफ्फरपुर, एक स्मॉल टाउन बिहार से, तो वहाँ पे करियर के ऑप्शन के तौर पर दूर दूर तक देख नहीं सकते। तो जैसे जैसे चीज़ें समझिए कि बड़े होते गए और मेरी फैमिली थोड़ी सी एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन में है। मैं बोलूँगी कि मेरे फादर डॉक्टर AR खान डबल PhD हैं, बिहार यूनिवर्सिटी के डीन हैं, 4 टर्म्स डीन रहे हैं। करंटली मेरी मदर डीन सर्व कर रही है बिहार यूनिवर्सिटी पे। मेरे भाई भी काफ़ी एजुकेटेड हैं, BTech किया उन्होंने भी, MTech MBA। तो मतलब ऐसा कभी ऑप्शन नहीं रहा कि मैं अपने पैशन को एज अ करियर देख सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि ऐसा माहौल था घर में, तो मुझे 2 ऑप्शन मिले। मुझे लगता है कि सारे बिहारी अगर जो देख रहे होंगे ये रिलेट करेंगे कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, क्या लेंगे आप? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल? तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की क्योंकि मेरे मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट थी। और फिर मैंने इंजीनियरिंग कंपटीशन में, क्योंकि ये भी था कि आपको कंपटीशन से देना है थोड़ा सा, तो मैंने कंपटीशन की तैयारी की और मेरी क्वालिफाई हो गई। होम टाउन में मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा नाम आ गया MIT मुजफ्फरपुर, जो बिहार में मतलब सरकारी कॉलेजेस में काफ़ी रेप्यूटेड है। तो वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो साथ में कॉलेज में भी फिर जो ड्रामाज वगैरह हुए तो मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेंट थी। तो ये शौक मैं तब तक मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये सिर्फ शौक नहीं है, ये मैं करियर के तौर पे करना चाहती हूँ। दिस इज़ द ओनली थिंग जो सबसे मज़ा आता है और मुझे यही करियर के तौर पे दिखता है। और पढ़ाई लिखाई बोलूँ तो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग भी हुई, वहाँ पे एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और शायद उनके प्रेशर की वजह से मैंने जो भी एजुकेशन हासिल की, MBA भी किया, और हाल फिलहाल में मुझे PhD के एग्ज़ाम भी मुझे बोला गया देने के लिए, और मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो गया। क्या पता फिर मैं अभी डॉक्टर भी लगा लूँ आने वाले समय में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन, एक अपब्रिंगिंग में, तो वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन शौक मेरा था कि करियर के तौर पे मुझे एक अभिनेत्री बनना है और लोग मुझे अभिनेत्री के तौर पे, अच्छी अभिनेत्री के तौर पे जाने। तो मैंने घर वाले को मनाया और आज जो चीज़ें हैं बैठे हैं हम आपके सामने। तो जब आपने पहली बार अपने मतलब फादर्स को बताया होगा कि आपको अभिनेत्री बनना है जी, तो क्या प्रतिक्रिया मिली थी? मतलब ऐसे मैं बोलूँ तो मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी हरकतें तो दिखती थी उनको कि मेरे को बहुत शौक है। लेकिन मुंबई जाने के लिए बहुत डिस्कशन हुआ, क्योंकि जब मैंने पहली बार बताया, जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये ऐसी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको मुंबई आना है कैसे भी करके। और जहाँ से मैं आती हूँ, या फिर मेरे अपनी फैमिली की बात करूँ, इत्तेफाक की बात ऐसी थी कि दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री
तो दूर की बात है, मुंबई शहर में मेरे कोई जानने वाले नहीं थे कि मतलब होता नहीं कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो एक पेरेंट्स को थोड़ा होता है कि ठीक है कोई आप रिलेटिव है तो एक इजीली भेज सकते हैं, तो कोई भी नहीं था। तो मुझे मुंबई आने के लिए मुझे बहुत समझिए कि मेहनत लगी, कष्ट लगा, लेकिन बहुत लगी रही। मैं मुझे लगता है 3rd ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि मुझे उन्होंने, क्योंकि वो एजुकेशन लाइन में तो उनका ठीक है बीटेक के बाद आप एमटेक कर लीजिएगा, फिर हम लोग मतलब प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, आप एजुकेशन लाइन में आप भी आ जाइएगा। तो मैं बोलूँ कैसे कि मुझे कुछ और करना है, मेरी ख्वाहिश कुछ और है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हेजिटेशन थी और उस समय बहुत टेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था अगर मैं बोलूँ तो। मतलब आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बहुत मतलब बताना ये बहुत आसान है कि ऐसे हुआ होगा, बट उस समय अगर जब सोचते थे या डिस्कस करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मजाक उड़ाते हैं, हाँ हम भी हीरोइन बन जाएंगे, अरे हमको भी हीरो बनना है, मतलब समझ सकते हैं आप जो चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को सच करना कि नहीं, जो मैंने सोचा है वो मेरे को ट्राई करना है। सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि जिस चीज़ को मैं बचपन से सबसे ज़्यादा जिया है मैंने, और उसको सबसे पैशनेटली ऐसा लगा कि मैं इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, जस्टिस कर सकती हूँ। तो बिना ट्राई किए मुझे समझिए कि मैं हार नहीं मान सकती थी। मैंने मनाया घर वाले को, थोड़ा एजुकेशन का था तो मैंने बोला ठीक है मैं MBA करती हूँ, लेकिन मैं मुंबई जाके करना चाहती हूँ। तो दैट्स हाउ कि मैं मुंबई एटलीस्ट पहुँच जाऊँ। फिर मुझे लगता है कि बाकी जो मैंने ये सोचा था कि कोशिश करूंगी अपनी 100%, बाकी जो डेस्टिनी होगी वो देखते हैं, सफ़र एटलीस्ट सफ़र की शुरुआत तो करूं। तो ऐसे मैं पहुंची मुंबई। खुद को कलाकार के तौर पर स्थापित करने के लिए या आगे ले जाने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग भी आपने हासिल की? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं हासिल की, लेकिन मैंने प्रैक्टिसेस बहुत किए थे, मतलब खुद की कुछ वर्कशॉप्स वगैरह लिए मैंने। और मतलब जाहिर सी बात है ज़रूरी तो होता है अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन मतलब ऐसे मैंने नहीं किया। काम के दौरान मैंने बहुत सीखा, मेरे सीखने की ये बहुत इच्छा थी। जो मैं जब कॉलेज में यहाँ पर आई तो मेरे बैचमेट्स वगैरह शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो मीडिया से रिलेटेड बंदे थे उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई, तो मैंने बोला कि मुझे काम करना है, तो उससे सीखने को मिला। मैं एक्टिंग और प्रोजेक्ट्स को बहुत लर्निंग प्रोसेस के तौर पे देखती हूँ कि आप हर प्रोजेक्ट में चाहे कितना भी, आज भी मतलब मैंने इतने काम कर लिए या आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत भी काम कर लूँ तो ये सीखने की ललक मेरे अंदर हमेशा रहेगी। और मैं मानती हूँ हर प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि मैंने हर प्रोजेक्ट में कुछ सीखा। फिर आगे उस जो मैं जब देखी अपने आप को ऑन स्क्रीन, मुझे लगा कि ये चीज़ की कमी लग रही है, तो फिर आगे वाले प्रोजेक्ट में मैंने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। फिर उसको देखा तो लगा कि नहीं ये वाली कमी है, तो मतलब मैं खुद किया और जो कमी लगी मैंने फिर उसको आगे प्रोजेक्ट में मैंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने अभिनय के लिए कोशिश शुरू किया, MBA के साथ कर रही थी? साथ में जब मैं मुंबई पहुंची तो विदाउट एनी डिले मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह में जो कॉलेज आवर्स रहते थे मैं कॉलेज करती थी, उसके बाद मैं रात में बैठ के क्योंकि मुंबई पहुंच तो गई थी, लेकिन आपको पता होगा कि अगर मुंबई में आपके कोई जानने वाला नहीं, ठीक है कॉलेज पता है आपको, आप हॉस्टल में रहते हो या PG में आप रह रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, उतना तक ठीक है, बट फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अगर आपका कोई जानने वाला फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है तो आपको मतलब कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी चीज़ें में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। और मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैंने बताया आपको कि फिल्म इंडस्ट्री तो दूर की बात है, मुंबई में ही कोई नहीं था, तो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन देखती थी। मुझे याद है कि मेरी डायरी भी अभी भी मैं एक रेफरेंस के तौर पे उसको रखी हुई हूँ कि कहाँ जाना है इस प्रोडक्शन, ऑनलाइन चेक करती थी। अच्छा ये क्योंकि वो मैं अब क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था जहाँ से, मतलब ठीक है मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो कहाँ जाना है उसका भी पता कैसे चलता था कि ये TV स्टार प्लस पे मैं ये सीरियल देखती थी तो पहले सीरियल सर्च करती थी, अच्छा ये सीरियल है तो ये किस कंपनी का सीरियल है, तो पता चला हाँ अच्छा ये इस प्रोडक्शन हाउस का है, इस प्रोडक्शन हाउस का सीरियल है तो उसके बाद कौन एड्रेस कहाँ है उसका, फिर एड्रेस में जाना। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब समझिए कि मैं बोलूँ कि एकदम स्क्रैच से शो देखते थे, हमें ये पता था कौन से प्रोडक्शन कंपनीज है, बस हीरो हीरोइन को जानते थे, उससे फिर हम लोग देखते थे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे जाहिर सी बात एक अच्छे ग्रुप बन गया था तब तक, उन लोगों को लगता था कि इसको बहुत सीखने की ये चीज़ें हैं, तो उन लोगों ने मुझे इनिशियली बहुत हेल्प किया। तो किस तरह का संघर्ष रहा ये? मैं तो बोलूँगी कि अच्छा संघर्ष था, क्योंकि आज अगर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स अगर मेरे जर्नी में नहीं होते
तो शायद आज जो खुशी है तो उतनी खुशी भी नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना है कि जर्नी या मंजिल तभी अच्छी लगती है जब सफ़र बहुत मज़ेदार होना चाहिए। मज़ेदार भी सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, लोज भी होने चाहिए, हाइज भी होने चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को रेस्पेक्ट करते हो और जो पाते हो उसकी खुशी एक अलग होती है। जो ये अप्स एंड डाउन रहे उस पर कुछ रोशनी डालेंगी? अब मैं जैसे बताती हूँ कि जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया उसके साथ में मैंने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर एक फ्रेंड के ज़रिए मुझे पता चला कि एक शो बन रहा है, एक चैनल का एक शो बन रहा था। तो मैं वहाँ पे गई, मैं जल्दी गई, मैंने को ठीक है जो भी रिक्वायरमेंट था मैंने ऑडिशन वगैरह दिया और वो ऑडिशन अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो पायलट शूट हो रहा था एक्चुअली। एक शो से पहले पायलट शूट करते हैं 2-3 दिन का, एक रेफरेंस एपिसोड्स, फिर वो चैनल में सबमिट होता है, वो पास होता है। वो उस टाइम पे कुछ चैनल्स के लिए मतलब मुझे लगता है अभी भी ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अब ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। तो मेरा हो गया और ऐसा बोला गया कि ठीक है हम लोग करेंगे, और अप्रूव हो गया तो हम लोग तुरंत फ्लोर पे चले जाएंगे। तो उस टाइम पे मुझे उतनी, मैं सच बोलूँ तो कुछ समझ नहीं थी, बस मुझे लगा कि मेरा हीरोइन में सिलेक्शन हो गया, जिस चीज़ के लिए आई अब तो बस समझिए कि रास्ता आसान हो गया है। और देखा जाए तो बचपन से कहीं ना कहीं बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा, आर्ट के आपको इंटरेस्ट होता है तो बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के आर्टिकल्स पढ़ने ये सब मैं करती थी। तो बहुत लोगों के बारे में ये पढ़ा कि आप बैठे बैठे गए, घूमने के लिए गए, आपको कोई स्पॉट कर दिया, टहलते हुए गए, कंपनी दिख गई, आपने ऑडिशन दिया और आप बड़ी हीरोइन बन गए। तो मुझे लगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। और जब ये हुआ, ये वाले शो के पायलट के लिए मैंने ऑडिशन दिया, मेरा क्लियर हो गया विदिन 6 मंथ्स। तो मुझे लगा ये तो बहुत मतलब अजूबी बात हो गई, मैं आई और 6 मंथ्स के अंदर मेरे को इतना बड़ा शो मिल गया और मैं हिट हो जाऊंगी, और जो भी सोच के आई थी मैं जल्दी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पढ़ते आप कुछ और है और रियल लाइफ में आपके साथ कुछ और ही होता है। वो शो बना 3 दिन के, मुझे लगता है कि हम लोगों ने पायलट शूट किया और उसके बाद फिर वो चैनल में गया। उसके बाद कि ठीक है जैसे ही आएगा हम लोग अपडेट करते हैं। तो हम लोग होल्ड करते 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 ऐसे तो वो बहुत बाद में, मतलब अराउंड 4 साल के बाद वो शो किया हम लोगों ने। लेकिन खैर जब तक, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ अगर उस टाइम पे वो शो पास हो जाता तो स्ट्रगल की जर्नी शायद कम हो जाती, मे बी। लेकिन अब जो किस्मत में लिखा होता है, जब लिखा होता है, मैं तो ये मानती हूँ कि आपको मिलता ही है। तो शायद उस टाइम पे नहीं हुआ, कुछ और रीजन हुआ होगा। तो ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट था जो 4 साल बाद आया फिर? ये शो जिसकी पायलट 100 भाइयों की लाडली डीडी अच्छा। का शो था हमारा, तो 4 साल के बाद आया और अच्छा चला काफ़ी। मतलब जब वो शो एक्चुअल में, जब फिर हम लोगों ने पास हुआ, शूट किया और वो शो बहुत पसंद किया लोगों ने। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद उस टाइम पे होता तो मतलब स्टार्टिंग में ही मेरे एक अच्छी प्रोफाइल बन जाती। और मैं बोलूँगी जब से ये पास नहीं हुआ शो, तो फिर उसके बाद मुझे 1-2 और शोज ऑफर हुए। सबके साथ मोर और लेस यही हुआ, कुछ आधा शूट हुआ, फिर आधा शूट समझिए कि फिनेंशियल बजट की वजह से बंद हो गया, तो कभी रिलीज नहीं हुआ। तो मैं 1 साल में बोलूँगी कि ऐसे ही होता गया कि मैं, क्योंकि मुझे अपना प्रोफाइल भी बनाना था, क्योंकि हम लोग छोटे शहर से आए, बाहर से आए, तो हमें प्रोफाइल बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम क्या दिखाएंगे लोगों को। तो मैंने बोला कि मुझे फ्री में काम दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को प्रोफाइल चाहिए। ना ही पैसे ले रही थी मैं, ना ही प्रोफाइल बन रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँगी कि कष्ट था मेरे स्टार्टिंग के लाइफ में। बट एक समय फिर ऐसा आया 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, जो फिल्म इंडस्ट्री में फिर लोग मुझे जानने लगे और फिर मुझे शॉर्ट लिस्टेड कॉल्स आने लगे मेरी प्रोफाइल और लुक के हिसाब से। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर जो भी बड़े फिल्म्स में मैंने छोटे भी काम किए, ताकि मुझे लगा उस समय, क्योंकि कोई देखा जाए तो गाइड करने वाला नहीं। तो जब आप शूटिंग कर रही थी, सीरियल शूट होके बंद हो जाते थे और आगे कुछ नहीं हो रहा था, उस वक्त कैसे अपने आप को जीवित रखती थी, मतलब ऊर्जावान कैसे बनाती थी? मैं मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स मेरे को, मैं बोलूँगी कि इस मामले में बहुत अच्छे मिले, जो मेरे को थोड़ा बूस्ट करते थे। क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ और जो सपना बोल के मैं आई हूँ, मुझे अपने आप को साबित भी करना था। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं लाइफ टाइम के लिए मुंबई आई। अब जाहिर सी बात है, मैं कॉलेज का बोल के आई हूँ, मेरे पास ऐसा था कि लिमिटेड टाइम था कि 2 साल के अंदर ही मुझे ऐसा कुछ करना है कि ताकि मैं मुंबई स्टे कर सकूं, नहीं तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, या फिर जॉब के लिए जो भी चीज़ें होंगी। तो ये भी बहुत मैं बोलूँगी कि टेंशन रहती थी कि कैसे मैं जल्दी समय कम है करूँ। कुछ फ्रेंड्स थे
जो मुझे इसमें मैं बोलूँगी सपोर्ट करेंगे, इसी बीच में मैंने एक बहुत बड़ा शो साइन किया था, एक बहुत बड़ी चैनल का एक शो था, मतलब एक 2 साल के बाद की बात बता रही हूँ। उसके बीच में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स करके मेरे प्रोफाइल बनने लगे थे इतने कि अब लोग मुझे सामने से शॉर्टलिस्टेड मतलब कॉल्स जो होते हैं ऑडिशंस के लिए बुलाने लगे थे। एक बहुत बड़ा चैनल का शो मैंने साइन किया और पार्टी की मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को पार्टी दी कि वो समझिए मुझे लगा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा मेरा। सारी चीज़ें हो गई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद मुझे है कि कल आप कॉल टाइम आएगा कि आपको क्या क्या आना है, कहाँ कहाँ आना है। उन लोगों ने रात में पार्टी की, मैं वेट कर रही हूँ कि कॉल आएगा कॉल आएगा। जब नहीं आया तो नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया तो मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि क्या हुआ कैसे हुआ, बस बोला गया कि आपको कॉल आएगा। मैंने कॉल, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज्ड, मैंने पार्टी कर ली। और दूसरे दिन मुझे बोला जाता है कि अरे एक्चुअली वो रात में मीटिंग हुई और मतलब किसी और को फाइनल कर लिया गया है। तो मतलब अगर मैं ये प्रोजेक्ट, ऐसे तो छोटे मोटे रिजेक्शंस और वो तो होते रहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और मैं ये सोच के आई थी कि ये चीज़ें हैं, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने लुक टेस्ट दिया, रिपीटेड ऑडिशंस दिए, शॉर्टलिस्ट किए, काफ़ी समय दिया मैंने इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद मैंने ये डील क्रैक किया। वो मुझे लगा कि उसके बाद मैं 5-6 दिन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि सदमे में थी। ऐसा लगा कि अब तो बहुत बहुत हाइट पे जाके, यहाँ पे तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि इतना फाइनल होने के बाद अगर कोई कैंसिल कर देता है कि इसका मतलब है आप ऐसे, मतलब कोई है नहीं अगर आपके पीछे, सपोज आपके गॉडफादर या कुछ ऐसा आपको पुश करने वाला नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर तो आप फाइनल करके साइन करने से बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके बाद भी अगर आपको कैंसिल करके रिप्लेस कर दिया जाता है रातों रात, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है मेहनत करने का, फिर वापस चलो बोरिया बिस्तर बांध के। तो मैं बहुत एक्चुअली डिप्रेस्ड हो गई थी इस स्पेशली एपिसोड के बाद। बट मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, बोले कह रहे तुमने इतना काम किया है और मिलेगा, डोंट बी डिप्रेस्ड। खड़ा किया। 4-5 दिन के बाद मैं उस लायक हुई थी वापस से, फिर मैंने स्टार्ट किया जर्नी। ये तो नहीं था कि बुढ़िया बिस्तर बांध के वो मुजफ्फरपुर कैसे जाएं? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मम्मी पापा मेरे बिल्कुल खड़े रहते थे, कब आ रही हो, ऐसा वाला था। तो वो लोग चाहते थे कि कैसे आ जाए, वापस आ जाए, बिकॉज मैं इकलौती बेटी हूँ, मतलब मैं हूँ और एक मेरे बड़े भाई हैं। तो मतलब हमेशा चाहते थे कि मेरे बेटी मेरे पास रहे। तो मैं लड़ के बाहर रहती थी कि नहीं मुझे अपने आप को साबित करना है, मैं जिसके लिए सपना देखी कि मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है। लेकिन एक ऑब्वियसली फेज ऐसा आता है कि जब आप बहुत टूट जाते हो तो ऐसा ख्याल आता है, बट जब आप ठीक हो जाते हो तो नहीं मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे अपने आप को साबित करना है। बिहार के लोग हमेशा अपने को कमतर क्यों मानते हैं, जबकि बिहार में आईएएस सबसे ज्यादा है, हर चीज में आगे हैं। आप विदेशों में देखिए वहां भी हैं, अभिनय में भी, मौल बापी वगैरह सारे बिहार से ही हैं। इसके बावजूद बिहार वाले अपने आप को कमतर क्यों मानते हैं? कौन कमतर मानता है? मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ऐसा लोग सोचते हैं, दिखाने की कोशिश करते होंगे कमतर मानते हैं, बट मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और मैं तो ये सही बात है, ये बोलती हूँ कि सब फील्ड में सबसे आगे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आगे होते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि बाहर वाले लोग सुनाते होंगे बताने के लिए ताकि और ज्यादा राइज नहीं कर जाए ये हो सकती है रीजन, बट मुझे नहीं लगता है कि कमतर मानते हैं मुझे। स्पेशली इनफैक्ट मैं बोलूँ कि जब मैं मुंबई स्टार्टिंग में आई थी, मतलब मेरा जो एक्सेंट है, लहजा है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही नॉर्मल जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे ही था। तो अगर आप मुझसे बात करेंगे तो बहुत लोग ऐसा जैसे जनरल बिहारी एक्सेंट का जो सोच है कि लोग ऐसा बात करते हैं, तो वैसी मेरी एक्सेंट उतनी नहीं थी। तो बहुत लोग बोलते थे आप कहाँ से हो, और मैं उस टाइम पे एक्टिंग कर रही थी तो मैं बताती थी कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। तो बोले अरे आप लगते नहीं हो बिहार से हो। मैंने बोला क्यों, बिहार के लोगों के पास सिंह है, वैसे ही दिखते हैं भाई। तो एक कॉन्सेप्ट बना के रखा है कि बिहारी लोग ऐसे होंगे, बिहारी लोग ऐसे बोलते होंगे, बिहारी लोग ऐसा करते होंगे। बट मैंने बोला, और बोले कि आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एज ए हीरोइन काम कर रहे हो, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि बिहार से हैं और बिहार के बारे में बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ, नहीं तो फिर ऐसे रैंडम दिल्ली से हूँ या ऐसे स्टाइल के लिए कहीं भी बोल सकते हैं। मैंने बोला मैं बिल्कुल भी, मैं डे 1 से आई एम वेरी प्राउड बिहारी, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग, मैं टिल बीटेक मैंने बिहार से किया है, मेरा होम टाउन वो है। और मेरे जैसे लोग अगर पढ़े लिखे हैं, वो बाहर आके आप कुछ कर रहे हैं कुछ, तो मुझे देख के तो और 1000 लोग भी इंस्पायर होंगे ना। और मैं अगर छुपाने लगूँ बिहार से, और मुझे नहीं लगता कोई रीजन है छुपाने का बिहार का। मेरी प्राउड बिहारी, मेरी एजुकेशन बिहार से है, अभी तक जो मैं खड़ी हूँ मुझे बिहार नहीं दिया है सारी चीज़ें, मेरी फैमिली वहाँ पर है, तो मुझे छुपाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है। शुरुआत कहाँ से हुई, पहला प्रोजेक्ट क्या था वो?
ये पायलट शूट किया मैंने, फिर उसके बाद बहुत बड़ी फिल्म्स में छोटा काम किया करते, फिर 1-2 साल ऐसा चला। उन फिल्मों के नाम से भी होंगे ना कुछ? तो उसके जैसे मैंने फिर उसके बाद जो मैं छोटे मोटे फिल्म्स के नाम मतलब जिसमें मैंने काम किया वो नहीं बता रही हूँ, जो मुझे लीड काम ऑफर होने लगे, जैसे मेरी शॉर्ट फिल्म्स थी जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होने लगी थी। सोच किया मैंने, रंग किया, फॉरएवर योर्स, ये सारी शॉर्ट फिल्म्स थी मैंने। उसके बाद मैंने एज ए लीड शो बंधन टूटे ना मुझे ऑफर हुआ, और FTI की जो फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं चंपारण मटन, उससे पहले मैंने एक और फिल्म की सराय, वो भी क्रिटिकली काफ़ी एक्लेम्ड हुई फिल्म। बीच में मैंने एक फिल्म की थी वन रक्षक, वो भी लॉकडाउन, एक्चुअली वो भी फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई थी फिल्म, लेकिन जस्ट वो कोविड आ गया तो हम लोगों ने काफ़ी फर्स्ट कोविड वेट किया, फिर वो फेस्टिवल नहीं हुआ, उस साल कैंसिल हुआ, फिर सेकेंड कोविड वेट किया, अल्टीमेटली फिर वो थिएटर में भी रिलीज़ की बात थी, बट फिर वो OTT पे रिलीज हुई, और उसको भी, उस फिल्म को भी काफ़ी मतलब बहुत अच्छा मतलब मानते हैं लोग, परफॉर्मेंस वाइज भी, सारी चीज़ें स्टोरी वाइज भी। उसके बाद मैंने फिर 2 सीरीज़ की, बीच में वास्ता किया, सुंदरकांड किया, और ऐसे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स बीच में मैंने किए। फिर एज ए लीड ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं बता रही हूँ, एज ए लीड मैंने काम किया। तो वन रक्षक किस तरह की फिल्म थी और कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, किस OTT पर है? ये इनिशियली शिमारो पे रिलीज हुई थी, अभी वो MX पे भी अवेलेबल है, उसके बाद बाकी मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जियो सिनेमाज पे अवेलेबल है, ट्रिल एक्सट्रीम पे अवेलेबल है। ये बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर की कहानी है, इसमें मैं और जो हीरो हैं धीरेन्द्र जी ने काम किया है साथ में, और डायरेक्ट किया है पवन शर्मा ने, और सह कलाकार में बड़े बड़े अच्छे मतलब इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार हैं, आदित्य श्रीवास्तव सर, यशपाल सर, राजेश जैस, ये सब साथ में काम किया था मैंने, एज ए हीरोइन काम किया था, और धीरेन्द्र ठाकुर उसमें एज ए हीरो काम किया है। बेसिकली इसकी प्लॉट फॉरेस्ट गार्ड की है, ये बेस्ड ऑन रियल स्टोरी है एक्चुअली। हम लोगों ने हिमाचल में शूट किया था इसका, तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड मतलब था जो अपने जॉब के दौरान पेड़ काटने का मतलब पेड़ काट के जो रोकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स की जो स्टोरीज होती है कि मतलब उनके पास देखा जाए तो गन नहीं थी उस समय, वो लाठी रखते हैं, और ज़्यादातर माफिया लोग इन्वॉल्व होते हैं पेड़ और जंगल काटने के लिए, तो कैसे फाइट करते हुए रुकते हैं, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है वेरी मतलब मिस्टीरियस वे में, तो उसी की जर्नी दिखाई गई है। और मैं भी उसके साथ रहती हूँ, आंचल कुमारी मेरा कैरेक्टर नेम है उसमें, और उसके बाद मैं उसकी मर्डर के लिए कैसे मैं फाइट करती हूँ, लोग को जागरूक करती हूँ, एंड सारी उसकी एक ऐसी जर्नी है। वन रक्षक या वास्ता, सुंदरकांड जैसे वेब सीरीज आपने बताई, इनके आने के बाद जी किस तरह का रिस्पांस मिले आपको, इंडस्ट्री में किस ढंग से परिवर्तन नजर आए? बिल्कुल, ये इंडस्ट्री में मैं बोलूँगी कि मैंने जब इनिशियल जैसे शोज़ वगैरह भी आने लगे थे तो मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी रिकॉग्निशन मिलने लगा था, बट सपना मेरा कुछ और ही था। जाहिर सी बात है, अब बाहर से आते हो तो हर एक प्रोजेक्ट आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पे आप उसको देखते हो कि ये कदम बढ़ा, आगे कदम, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि जहाँ से मैं आ रही हूँ, जहाँ आसपास में कोई नहीं है, मुझे एक स्क्रैच से सारी चीज़ें खुद ही करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई उठा के मुझे डायरेक्ट एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में बैठा देगा और बोल देगा ये आप साइन कर लीजिए, तो वो तो मुझे पता था कि मुझे स्टेपिंग स्टोन के तौर पे हर प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो मैंने 1-2 साल छोटे काम बड़े काम सारे, जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह मुझे ऑफर होने लगी थी, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि उस समय ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पोजीशन में थी इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट, बट पता नहीं ऊपर वाले का क्या था कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स आती थी, मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आती थी, बहुत वुमेन ओरिएंटेड। मैं थोड़ी बहुत पॉजिटिव फेमिनिस्ट भी मानती हूँ अपने आप को, और लड़कियों के लिए बोलना जब मुझे मंच पे, आज तो चलिए हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जो मेरी बात और बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं। और उस समय की बात कर रही हूँ 4-5 साल पहले, उस टाइम पे जो मुझे जैसे सोच मैंने बताया, ये बहुत वायरल हुई थी ये फिल्म सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। तो उसकी जो स्टोरी थी ना, माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, सोच माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, ऐसा टाइटल था कि जो लोग सोसाइटी लड़की के कपड़े अगर छोटे पहन रहे हैं तो उसको किस हिसाब से देखते हैं, अगर सोसाइटी में कुछ मतलब समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो ईव टीजिंग वगैरह होती है, उसको सोसाइटी लोग क्या जिम्मेदार मानते हैं कि लड़की अगर कपड़े ऐसे पहन रही इसकी वजह से होती है। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। फिर एक हमारी दूसरी फिल्म थी रंग, उसमें ये हाईलाइट किया गया था कि
कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर था कि डार्क स्किन टोन लड़की है, उसको अपने अगर लाइफ में स्ट्रगल करना कितना, मतलब हर फेस पे कितना स्ट्रगल लगता है उसको। तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल सेंट्रिक सब्जेक्ट्स जो थे वो मुझे ऑफर होने लगे थे, जिसकी वजह से जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो भी लोग ने देखा, जो भी काम किया, क्योंकि परफॉर्मेंस मेरा हमेशा से मकसद था कि मैं फलक खान हमेशा एक परफॉर्मर के रूप में जानी जाऊं। मुझे एज ए वर्सेटाइल एक्टर के रूप में मैं चाहती हूँ मैं दिखूं, मैं काम करूं और लोग भी मुझे देखें और वैसे ही अप्रोच करें। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे ऑफर होने लगी तो ये मेरे जो मकसद था, समझिए कि उसमें मतलब बहुत मदद हुई, क्योंकि आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हो, फीमेल सब्जेक्ट करते हो, तो लोगों को परफॉर्मेंस और देखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि ऊपर वाले ने आप एक अच्छी नीयत से निकलते हो तो रास्ता आसान होता जाता है। आपने सपने की बात की, तो क्या सपना था आपका? कि मैं फलक खान को अगर आने वाले समय में याद किया जाए या अभी याद किया जाए, मतलब जब मैं सपना देखती थी उस टाइम की बात कर रही हूँ, कि फलक खान को हमेशा एज अ ग्रेट परफॉर्मर के रूप में याद किया जाए। मुझे सिर्फ हीरोइन का टैग नहीं लेना था, कलाकार के तौर पे मुझे इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होना है। आज इरफान सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर उनकी एक भी सीन अगर हम आज भी देख लेते तो मैं सच बोल रही हूँ मुझे गूज़बम्स होते हैं। तो मुझे अगर देखे कोई ऑन स्क्रीन अब देखे या आने वाले समय में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है कि आप आज हैं और अगर आप एक अच्छे इंसान, अच्छे कलाकार हैं तो आपके जाने के बाद भी आपको दुनिया याद करती है। तो मुझे एक ऐसा कलाकार के रूप में अपने आप को देखना है कि मेरी इज्जत लोग करें आज भी और आने वाले समय में भी, और एक ग्रेट कलाकार के रूप में मुझे याद किया जाए हमेशा। जब कलाकार के रूप में स्थापित होना था, फिर अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बनने की बात क्यों सोची? ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपनी कंपनी जो स्टैब्लिश की है, मैं जिस फैमिली से आती हूँ, बताया कि मेरे बहुत एजुकेशन और बिजनेस बेस्ड फैमिली है, तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे भी मेरा हमेशा था कि एक बिजनेस रहेगा। तो मैं और मेरे भाई ने इनफैक्ट ये बोला कि भाई ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग में अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और मुझे कुछ भी ऐसा करना था कि जो मैं जो काम कर रही हूँ उसी से रिलेटेड मेरा काम होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा मैं कर रही हूँ ऐसा कलाकार। कभी मेरा मन करता है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस को किसी दूसरे के पास जाना नहीं पड़े, मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं खुद ही वो सब्जेक्ट मार्केट में ला सकूँ। तो इसी थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये सेम रिलेटेड फील्ड भी है, फिर हम लोगों ने ये प्रोडक्शन कंपनी खोली और जब समझिए कि सेम लाइन है, अलग नहीं बोलेंगे इसको, कि जब मुझे मन करता है तो मैं काम भी करती हूँ, जब मैं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी नहीं रहती हूँ तो मुझे डायरेक्ट करना भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलती हूँ कि जब मैं डायरेक्ट करती हूँ या जब मैं एक्ट करती हूँ तो दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे, मतलब मुझे बहुत सीखने को मिलता है जब मैं कैमरा के सामने हूँ, जब एक्ट कर रही हूँ। तो क्योंकि मुझे डायरेक्शन की नॉलेज है, क्योंकि मैं डायरेक्शन भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं एज ए डायरेक्टर, तो मुझे पता होता है कि कैमरा एंगल को समझिए कि कलाकार के तौर पे क्या अच्छा है, क्या डायरेक्टर मुझसे क्या डिमांड कर रहा है। तो मैं जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बतौर कलाकार काम करती हूँ तो डायरेक्टर के मैं बोलूँगी बिना बोले मैं समझ जाती हूँ। तो इनफैक्ट ये मुझे ऑन सेट बहुत इज्जत और एप्रिसिएशन भी मिलता है कि फलक को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एज अ कलाकार भी आपको वो निखारती है वो नॉलेज। और जब आप मैं कैमरा के पीछे अगर कोई प्रोजेक्ट काम कर रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो एक्टर को कैसे बताना है, क्या करना है, वो भी काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों नॉलेज एक दूसरे के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है समझना, और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के तहत आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया और आपने डायरेक्ट किसे किया है? मेरी प्रोडक्शन कंपनी बेसिकली उसमें एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है हमारी, और शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज बनती है सरकार के लिए। हम लोगों ने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाए हैं। हमारे जो क्लाइंट्स हैं पटना के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आदित्य विजन, हरीलाल, ये जो पटना के बड़े क्लाइंट्स हैं, प्लस मुंबई के क्लाइंट हैं हमारे, दुबई के बहुत अजमल परफ्यूम्स, और ऐसे से बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो समझिए कि सारे एडवर्टाइजमेंट्स और उनके सोशल मीडिया रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो करती हैं, और इनके एड्स भी मैंने डायरेक्ट किए। इसमें एक नई बहस छिड़ गई है कि ओटीटी ने सिनेमा को बर्बाद कर दिया।
बर्बाद कर दिया या फिर आबाद एक्टर्स को मैं अब ये तो भाई डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओटीटी के आने के बाद बहुत ऐसे एक्टर्स जो बहुत सालों से डिजर्विंग है, मतलब 15 साल 20 साल से डिजर्विंग है, उनको वो एक ऐसा स्टैंडर्ड मिला, एक ऐसी पहचान मिली। मैं खुद अगर बात करूँ तो ऐसे कितने कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो बचपन से हम उन्हें देखते हुए आए हैं, 15 साल से 20 साल से, लेकिन शायद बस बड़े पर्दे पे या बड़ी फिल्म्स के पीछे, हीरो हीरोइन के पीछे ऐसे कैरेक्टर शायद उनको बाय नाम हम लोग जानते भी नहीं, अरे उस फिल्म में उसके साथ जो काम किया था वो वाला। तो हम लोग बड़े बड़े कलाकार को ऐसे देखते थे, सिर्फ चुनिंदा एक्टर्स जो मेन हीरो होते थे उनके नाम पता होते थे, लेकिन आज उन्हीं बड़े बड़े जो कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको बाय नेम जानते हैं, उनके बाय नेम फिल्म्स, सोलो फिल्म्स आ रही हैं, वेब फिल्म्स आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, जो मेन किरदार में वो लोग काम कर रहे हैं और बाय नेम पूरी ऑडियंस जानती है। और एज अ कलाकार ये सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए कि आपको आपके जो ऑडियंस है बाय नेम आपको जान रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एज अ कलाकार इससे बड़ी कुछ बात हो सकती है। तो फिर ये तो मैं बोलूँगी तो ओटीटी के आने के बाद सिनेमा का स्टैंडर्ड और बढ़ गया। फिर तो आपके शौक क्या है? फिल्म कला, इसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे ट्रैवल करना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। कभी खाली टाइम पे बैठूं तो थोड़ा बाथरूम सिंगिंग करना पसंद है। तो और मतलब एडवेंचरस चीज़ें करना मुझे पसंद है कि अगर खाली हूँ तो मैं कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर लूँ, कुछ यहाँ चली जाऊँ, और कभी मूड अगर अच्छा हुआ तो मुझे पढ़ना भी पसंद है। तो कभी फिल्मों में भी गाना चाहेंगे? उतनी अच्छी मेरी आवाज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं सिंगर्स के काम छीन लूँ मैं। मैं कलाकार हूँ, मैं बस कलाकार के तौर पे काम करना चाहती हूँ, बट मेरी इतनी मतलब बस बाथरूम सिंगर के तौर पे एंटरटेनमेंट अंताक्षरी तक मेरी आवाज़ ठीक है। किताबें किस तरह की पढ़ती हैं? किताबें मेरे मूड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं बहुत बिजनेस नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेती हूँ कभी कभार, कभी कुछ मोटिवेशनल, कभी मन करता है तो हिंदी भी पढ़ती हूँ, डिपेंड करता है। ये बहुत मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप फिल्म लाइन में ना होती तो कौन सा बिजनेस शुरू करते हैं? पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं अगर इस लाइन में नहीं आती तो मैं किसी दूसरी लाइन में अपना बेस्ट नहीं दे पाती। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्या करती है वो तो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि क्योंकि जब आपके लोज भी होते हैं इंडस्ट्री में, जब आपको फिर ताने भी सुनने मिलते हैं कि इतने आप लड़ झगड़ के आप वहाँ से आए हो, कुछ और कर लो, कुछ ये कर लो, तो मुझे लगता है कि सही फैसला लिया मैंने, क्या कि मैं अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रही हूँ। क्योंकि जब आपके कोई गॉडफादर नहीं इंडस्ट्री में, तो क्या आप जो सपना, मतलब जो हाइट, देख काम की कमी नहीं रही, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। जब एक बार आप इंडस्ट्री में नून हो जाते हो तो आप काम बहुत है इंडस्ट्री में, लेकिन आप जो सोच के आए हो वो काम क्या मिलेगा आपको आजकल? वो ऊंचाई तक आप पहुंच पाओगे? कोई पहुंचने देगा? कोई, मतलब ये बहुत सारे सवाल आपको मिलते, क्या ये सब करते रह जाएंगे? क्योंकि ये सब से तो फिर बेटर है कि मैं सोचती थी घर पे ही बैठूं। तो फिर लोग जब थे तो सोचती थी ऐसा कुछ और कर लेते। फिर मुझे लगता था कि देखो मम्मी पापा ऐसे यूपीएससी के लिए बहुत बोलते हैं, अब भी हाल फिलहाल तक भी आप अभी नहीं करेंगे, मेरे सारे यूपीएससी के बुक्स मिल जाएंगे आपको मेरे घर पे, सारे प्रिपरेशन। तो बीच में मैं पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि पढ़ाई मेरी अच्छी रही है, तो समझिए कि बोलते रहते थे ठीक है तुमने इतना काम कर लिया, आप एक बार यूपीएससी भी ट्राई कर लो, मुझे लगता है कि कर पाओगे। मैंने बोला देखिए पापा हो सकता है कर लूँ, बट मेरी जो एक कहते हैं ना कि एक आप जस्टिस करते हो, अगर आप करियर में जो बेस्ट दे सकते हो, तो मुझे लगता है कि जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ तो मैं बेस्ट दे पाती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत हो रही हैं पिछले कुछ वर्षों से जी। समाज में और फिल्मों में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या स्थिति है? बहुत बेटर हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी बहुत बेटर होना बचा है, मतलब वे टू गो है। इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि बहुत अगर फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो ठीक है क्वांटिटी काफ़ी हो गई है, लेकिन अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत हर इंडस्ट्री में, चाहे रीजनल इंडस्ट्री हो जाए, चाहे बिग सिनेमाज हो जाए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इक्वल पे, इक्वल आवर्स, इक्वल रिस्पेक्ट अभी भी इंडस्ट्री में देखने को मिला। बहुत कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की है इस पर, लेकिन और भी बहुत मेहनत की गुंजाइश है और बहुत करना बचा हुआ है। तो मैं भी आई हूँ उसमें, थोड़ा सा मैं भी करूँगी आगे बहुत कुछ।
अलग जी फिल्म संघ से बात करने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।